Last session we completed question number 4. We are still in June 24 paper CFC accounts. Now I am taking one more question. Question number 3. अभी क्वेश्चन नंबर 3 भी इसमें 3 में है ना, दो क्वेश्चंस है. वन इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ द सिंपलेस्ट ऑफ द क्वेश्चन. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है. और फिर दूसरा है डिसोल्यूशन. डिसोल्यूशन तो मॉड्यूल का क्वेश्चन है. वी हैव डन सच क्वेश्चंस इन स्टडी मटेरियल. तुम स्टडी मटेरियल एक बार दो बार प्रैक्टिस कर लोगे तो ये क्वेश्चन तो तुमको लगेगा सेम टू सेम रिपीटेड क्वेश्चन ही. सो ये स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है. वैल्यूज दे माइट हैव चेंज बट एडजस्टमेंट्स सेम ही है. तुम देखो क्वेश्चन नंबर पहले मैं डिसोल्यूशन का पिकअप करता हूँ, फिर हम लोग एनपीओ करेंगे. एनपीओ भी सिंपल ही है. वैसे 12 मार्क्स का एनपीओ बहुत हेवी है, मतलब इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग. मार्क्स कम दिया हुआ है. प्रॉब्लम सिंपल है बट इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग. दे हैव गिवन ओनली 12 मार्क्स. और ये जो डिसोल्यूशन है इसके लिए 8 मार्क्स दिया हुआ है. PQR आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. They decided to dissolve the business on 31st March 24 when their balance sheet was as follows. हम लोग 3 अकाउंट बनाते हैं. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट. ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में चला गया. ये पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो गया 3:2:1 में. और एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, ट्रेड क्रेडिटर्स रियलाइजेशन के क्रेडिट में, क्योंकि ये दोनों आउटसाइड लाइबिलिटीज है. बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज और वहां पे लिख देंगे बराबर. लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर सब रियलाइजेशन के डेबिट में. टू सन्ड्री एसेट्स और बुक वैल्यूज पे लिख देंगे. और कैश बैंक अकाउंट में टू बैलेंस पीडी. रिगार्डिंग एडजस्टमेंट्स, सेल ऑफ एसेट, पेमेंट एंड क्लोजिंग. सेल ऑफ एसेट्स, पेमेंट एंड क्लोजिंग. पेमेंट स्ट्रिक्टली इन ऑर्डर, डिसोल्यूशन एक्सपेंस, आउटसाइड लाइबिलिटीज, पार्टनर्स लोन इफ एनी. फिर क्लोजिंग में रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड कैश बैंक. नाउ देयर वेर अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट सोल्ड फॉर 30,000. तो कैश बैंक टू रियलाइजेशन. तुम रिकॉर्डेड बेचो या अनरिकॉर्डेड बेचो, एंट्री वही आने वाली है, कैश बैंक टू रियलाइजेशन. फिर उसके बाद में अदर एसेट्स रियलाइज्ड एज अंडर, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एंड स्टॉक, ये सब कैश बैंक टू रियलाइजेशन बराबर. जो एडजस्टमेंट्स वाले हैं ना, फर्नीचर के लिए कुछ बोला हुआ है. अच्छा, आउट ऑफ डेटर्स 9,000 प्रूव टू बी बैड डेट्स एंड रिमेनिंग फुल्ली रियलाइज. तो डेटर्स कितना है अपने पास? 1,56,000. इसमें से 9,000 निकाल दो तो कितना हो जाएगा? 1,47,000. 147 इज कलेक्टेड. कैश बैंक टू रियलाइजेशन 147. एक स्टेटमेंट ऑफ सेल ऑफ एसेट बना लेंगे, उसमें लिखते जाएंगे, फिर एक साथ टोटल की एंट्री पास कर लेंगे. फिर डेटर्स भी हो गया क्लियर. अब क्या बच गया? एक एडजस्टमेंट जो बचा है वो इससे रिलेटेड है. वन ऑफ द क्रेडिटर एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू 25,000. कितने में? पहले तो फर्नीचर में से 25,000 निकाल दोगे और क्रेडिटर से 24,000 निकाल देंगे, क्योंकि क्रेडिटर क्या वैल्यू पे उसको एडजस्ट कर रहा है? 24,000. सो क्रेडिटर्स में से माइनस करेंगे 24,000. क्या बच गया? एसेट और लाइबिलिटी आमने सामने एडजस्ट हो गया तो एंट्री रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन बन जाती है ना. तो हम लोग एंट्री नहीं पास करते. यहां से 24,000 निकाला और फर्नीचर में से कितना निकालेंगे? बुक वैल्यू 25,000 निकाल देंगे. टोटल फर्नीचर कितने का है? इसमें से 25 हटा दो, बताओ क्या बच गया? अब 80 बच गया. ये तो क्रेडिटर को दे दिया ना सेटलमेंट में, क्रेडिटर को सेटलमेंट में दे दिया मैंने. और रेस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स वेर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%. एक मिनट, रेस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स 5% डिस्काउंट का मतलब हो गया 95. सो 95,000 कैश पेड. दैट्स रियलाइजेशन टू कैश बैंक. रियलाइजेशन टू कैश बैंक. ऐसे एडजस्टमेंट किए हम लोग ने. ऐसा तो नहीं तभी भी गूफअप था, अभी भी गूफअप ही है, कि तभी भी ऐसा झमेला था कि हाँ ठीक है, ऐसा मुंडी ऐसा हिलता नहीं, या तो ऐसा हिलना चाहिए ऐसा. जब ऐसा हिलता है ना तो समझ जाने को कुछ नहीं है. बरोबर बोलेंगे तो ऐसे ही हिलता है. फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है? रिमेनिंग फर्नीचर का कितना मिला? 75. ठीक है ना. 75 के लिए कैश बैंक टू रियलाइजेशन.
टेकन ओवर बाय पी, ठीक है, तो पी इज कैपिटल टू रियलाइजेशन. Expenses of dissolution 18,700. There was an outstanding bill for repairs which has to be paid. हाँ तो realization to cash flow. Unrecorded liability. You are required to prepare realization account, cash bank account, partners, capital account. ये बना लेते हो, साथ में एक statement of sale of asset बना लेंगे. Question number 3B. Partners capital account. In the books of partnership firm, तीन पार्टनर है ना, कैश बैंक अकाउंट 6 लाइन का बना लो, फिर जो बच जाएगा वो रियलाइजेशन के लिए रख लो. फ्रॉम बॉटम काउंट 6 लाइन्स और 7th लाइन पे लिख दो कैश बैंक. Realization account, cash bank account, statement of sale of assets. टेन लाइन्स इन ऑल, और 3 पार्टनर है तो 4 कॉलम. PQR, पहला कैश बैंक, कैश बैंक PQR. कैश बैंक PQR. चलो करें शुरू. आर यू ऑल रेडी? PQR 3:2:1 is their profit sharing ratio.
बैलेंस शीट डिसमेंटल करो पहले. कैपिटल अकाउंट 3,55,220 125. 3,55,000. 2,20,000 and 1,25,000. By balance brought down. So partners capital account is transferred to capital account. और फिर एक जनरल रिजर्व्स है. सो जनरल रिजर्व्स 1,50,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो PSR में 3:2:1. 75,000 50 और 25,000. जनरल रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद दो आउटसाइड लाइबिलिटीज है. रियलाइजेशन क्रेडिट. रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिख दो बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज. सन्ड्री लाइबिलिटीज में लिखोगे क्रेडिटर पहले एम्प्लॉयज PF 60,000. and creditors 1,24,000 creditors. $1,84,000. उसके बाद बैलेंस शीट एसेट साइड में सबसे पहले कैश बैंक ले लो 44,200. 44,200 कैश बैंक में ट्रांसफर कर दो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. और फिर उसके बाद बाकी सब रियलाइजेशन के डेबिट में जाने दो. रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में लिख दोगे टू सन्ड्री एसेट्स. लैंड बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर स्टॉक. लैंड बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर स्टॉक एंड डेटर्स. लिखते जाओ 4,85,000 1,88,000. फिर 1,05,000 55,800. $1,05,55,800 और 1,56,000. बोलो टोटल क्या है? 9,89,800. सो बैलेंस शीट तो हमने एम्प्टी कर दी. अभी सेल ऑफ एसेट्स पे आ जाते हैं. देयर वर अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट सोल्ड फॉर 30,000. सो लिखो स्टेटमेंट ऑफ सेल ऑफ एसेट में अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट सोल्ड फॉर 30,000. रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड बेचेंगे पैसा आएगा उसकी एंट्री पास होगी. फिर उसके बाद में ये थर्ड वाला ले लो ना. डेटर्स में 9,000. टोटल डेटर्स कितना है? 156. सो डेटर्स 1,56,000 में से 9,000 निकाल लो. So 1,47,000 is realized in cash. डेटर्स के बाद ये लो, ये दो एडजस्टमेंट हो गया, ये हो गया.
पहला हो गया और ये डेटर हो गया। फिर अदर एसेट्स रियलाइज लैंड बिल्डिंग मशीनरी, लैंड बिल्डिंग लिख दो 525, मशीनरी 170। मशीनरी 1,70,000 और लैंड बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक 60,000, स्टॉक 60,000। अब एसेट्स के नाम पे ये दो एडजस्टमेंट बचा हुआ है। फर्नीचर, रिमेनिंग फर्नीचर कितने में लेके जा रहे हैं? हाँ, तो फर्नीचर 75 पी के कॉलम में लिख दो। इन द कॉलम ऑफ पी 75,000। ये लो, ये एडजस्टमेंट भी हो गया। अब ये एक बचा हुआ है क्रेडिटर्स, तुम्हारे पास क्रेडिटर्स 1,24,000 का है। 1,24,000 का क्रेडिटर है ना, देखो ये रहा 1,24,000 का क्रेडिटर है। वन ऑफ द क्रेडिटर टेक ओवर सम फर्नीचर। फर्नीचर कितने में टेक ओवर किया? हाँ 24। वो कितने का भी होने दो, लायबिलिटी कितनी रिड्यूस हुई है? 24 माइनस फर्नीचर टेकन ओवर 24,000 और जो बाकी बच गया उस पे 5% डिस्काउंट। इन शॉर्ट क्रेडिटर्स को जो पे करने का है ना, माइनस डिस्काउंट 5%, 95,000 ही पे करने का है। और वो फर्नीचर का क्या हुआ? अरे कुछ नहीं ना, पी ले गया ना, बाकी तो एडजस्ट हो गया ना, और का सोचने का ही क्यों? अपने को तो वैसे भी अमाउंट रियलाइज ही तो लेने का, बुक वैल्यू से क्या लेना देना अपने को। सो जो क्रेडिटर को दे दिया गया, आमने सामने एडजस्ट हो गया। फाइनली जो वैल्यू पे पी लेके गया वही वैल्यू अपने को कंसीडर करनी है। हो गया मेरा काम। ये लो, ये एडजस्टमेंट भी हो गया। अब तो क्या है, ये तो एक्सपेंसेस है ना, ये एक्सपेंसेस बाद में करेंगे, जब भी पेमेंट करेंगे तभी। पहले सेल का काम फाइनल कर देते हैं। जरा मेरे को कैश कॉलम का टोटल बोलो। 9,32,000 कैश मिला और 75,000 पी के कैपिटल में जाएगा। इसकी एंट्री यही आती है, ये दोनों अकाउंट डेबिट, ये दोनों अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये जो दोनों टोटल लिखा है ना, कैश बैंक अकाउंट डेबिट 9,32,000, पीस कैपिटल डेबिट 75 टू रियलाइजेशन। कैश बैंक अकाउंट के डेबिट में जाके लिख दो टू रियलाइजेशन अकाउंट 9,32,000 और पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना? 75,000 और रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में बाय कैश बैंक इनर कॉलम 932 बाय पीस कैपिटल अकाउंट 75,000 इनर कॉलम। दोनों का टोटल कितना हो गया? 10,07,000। रिफर स्टेटमेंट ऑफ सेल ऑफ एसेट। $10,07,000 रिफर स्टेटमेंट ऑफ सेल ऑफ एसेट्स। हो गया। एसेट्स बेचने के बाद तो पेमेंट ही करना है,
और पेमेंट स्ट्रिक्टली इन ऑर्डर. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. स्ट्रिक्टली इन ऑर्डर का मतलब है सबसे पहले तो डिसोल्यूशन एक्सपेंस. डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अपने पास है इधर, ये रहा 18,700. और एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी आ गई ना, वो भी लिख दो ना. क्या है वो? आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स. रिपेयर्स लिख दो, रिपेयर्स. कितने का आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स है ये? 3,500. ये लो, ये भी लिख दो. और बैलेंस शीट की अपनी लाइबिलिटीज. अपने बैलेंस शीट में दो लाइबिलिटी थी. एक तो क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स तो वर्किंग नोट नंबर 2 से फाइनल कर दिया 95,000. और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के लिए कुछ बोला नहीं तो सेम अमाउंट. नथिंग इज सेड, यू हैव टू पे द फुल लाइबिलिटी ऑन अवर ओन. अपने को पे करना पड़ेगा. एम्प्लॉयज पीएफ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कितना है? 60,000. देख लो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस और सारे एडजस्टमेंट्स कर दिया ना मैंने. अब ये भी कर दिया, ये भी हो गया, सब हो गया अपना. चलो टोटल क्या है इनका? 177 कैश बैंक के क्रेडिट में जाने दो. बाय रियलाइजेशन अकाउंट. हाँ, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1,77,200 हो गया ना. अभी क्लोज करो. पहले सबसे पहले तुम रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करो. कौन सा साइड ज्यादा है? डेबिट, क्रेडिट, प्रॉफिट है इतना ओके भी. बोलो क्या टोटल है क्रेडिट का? 11,91,000. गेट द डिफरेंस. 24,000. टू रियलाइजेशन प्रॉफिट. ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल. इन रेशियो क्या था? 3:2:1 था क्या? इन 3:2:1 ऊपर लिख दो बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट. कितना? 24,000 आया ना. 24,000 को करो 3:2:1 में. 12,000, 8,000 एंड 4,000. बस अब पार्टनर्स को सेटल कर देते हैं. 355 प्लस 75 प्लस 12 बोलो कितना हो गया? 4,42,442. 442 और डेबिट में माइनस 75 कर दो, कितना हो गया? 367. व्हाट अबाउट पार्टनर क्यू? 220, 278. 2,78,000 माइनस करो. अच्छा कुछ है ही नहीं इधर तो. और इसको देना है 1,54,000. 1,54,000. टू कैश बैंक अकाउंट. लिखो कैश बैंक अकाउंट के क्रेडिट में 3,67,000. फिर है 278 एंड 1,54,000.
देख लो टैली हो गया क्या? टैलीड बाय व्हाट अमाउंट? 976. ओके, 9,76,200 से हमने इसको टैली कर दिया। क्रेडिटर्स को जितना रिड्यूस हुआ है ना, जितना उसने एग्री किया उतनी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। और फर्नीचर तो फाइनली जो क्रेडिटर को दे दिया वो तो भूल ही जाओ, जो पार्टनर्स लेके गया या बेचा बस उसी की एंट्री पास करो। इट इज़ वेरी सिंपल। ज़्यादा फर्नीचर में ब्रेकअप वेकअप दिखाने को मत जाओ, कन्फ्यूजन के अलावा कुछ नहीं। कितना है? 75,000 का पी ले गया ना, बाकी क्रेडिटर को दे दिया, बस खत्म। और जिसका कुछ नहीं मिला कुछ नहीं, रियलाइजेशन में अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। हमको तो रियलाइज वैल्यू से ही तो डील करना है। प्रॉफिट लॉस अगर निकालना होता तो बुक वैल्यू देखते थे हम लोग। हमको प्रॉफिट लॉस से कोई मतलब ही नहीं है, प्रॉफिट लॉस तो रियलाइजेशन अकाउंट में अपने आप आ जाता है। सो दिस क्वेश्चन इज डन। अभी जो पहला है ना एनपीओ का है, ये 12 मार्क्स के लिए लेंदी है, प्रॉब्लम डिफिकल्ट नहीं है बट 12 मार्क्स के लिए ये लेंदी है। उनकी रिक्वायरमेंट क्या है? ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट, बाद इतने से काम नहीं चलता ना, हमको काफ़ी सारे वर्किंग्स भी बनाने पड़ते हैं। देखते हैं, ट्राई करते हैं कम से कम वर्किंग बनाने के। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ वंदना स्पोर्ट्स ऑन 31 मार्च 24। ओपनिंग बैलेंस कैश बैंक सब्सक्रिप्शन डॉट डाली तो रहना ही है इसके साथ कुछ। एंट्रेंस फीस, मिसलेनियस इनकम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, सैलरीज, रेंट, लाइब्रेरी बुक्स डाल दो। बुक्स बनेगा, बुक्स का तो एसेट अकाउंट बनता ही है। न्यूज़पेपर, मैगजीन, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे डॉट डाल दो। फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट बनाएंगे। सन्ड्री एक्सपेंस और क्लोजिंग बैलेंस, तो डॉट तो 3 ही आए। एक तो बन गया अपना फिक्स्ड एसेट्स के 2 कॉलम, एक सब्सक्रिप्शन और एक ओपनिंग बैलेंस शीट। टोटल हम लोग इसमें 4 वर्किंग बनाते हैं मैक्सिमम, नहीं 4 नहीं 5 बनाते हैं। इनकम लेजर, एक्सपेंस लेजर, फिर ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम लेजर, एक्सपेंस लेजर, फिक्स्ड एसेट्स और क्रेडिटर्स। ठीक है ना? तो फिक्स्ड एसेट्स और इनकम लेजर मिल गया, एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी। ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ती। डिटेल्स ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अब डिटेल्स ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में देखो, सैलरीज आउटस्टैंडिंग है, रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी आउटस्टैंडिंग। मेरे पास 2 तरीका, या तो एक्सपेंस लेजर बनाऊंगा या फिर सीधा पीएनएल में एडजस्ट कर देंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एडजस्ट कर देंगे, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग है वहीं पे कर देंगे, 2 ही आइटम है ना। फिर इन्वेस्टमेंट्स इन बॉन्ड्स, ओपनिंग क्लोजिंग सेम ही है। ओपनिंग बैलेंस शीट में भी लिख देना, क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी लिख दो। 1 लाख का 8% कितना होता है? 8,000। इधर इंटरेस्ट भी कितना मिला है? कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख देना। फिर इंटरेस्ट एक्रूड ऑन बॉन्ड्स कितना? 2,000। ये इंटरेस्ट रिसीवेबल है। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन बॉन्ड्स इंटरेस्ट रिसीवेबल है, तो वो जो इंटरेस्ट है ना 8,000, उसके साथ ओपनिंग रिसीवेबल क्लोजिंग रिसीवेबल एडजस्ट कर देंगे डायरेक्टली, वो इंटरेस्ट के साथ ही एडजस्ट कर देंगे। सब्सक्रिप्शन का तो अकाउंट बना रहे हैं ना हम लोग, क्योंकि रिसीवेबल भी है, रिसीव्ड इन एडवांस भी है। और ये 3 अकाउंट देखो, फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और लाइब्रेरी, ये तीनों का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। और यहाँ पे और परचेजेस भी है। हाँ, लाइब्रेरी बुक्स है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है। ठीक है, मतलब 3 कॉलम बनेगा, 3 अकाउंट आ गए। एडजस्टमेंट्स, क्लोजिंग वैल्यूज ऑफ फर्नीचर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आर टू बी डिटरमाइंड आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन 10% रेस्पेक्टिवली, इंक्लूसिव ऑफ एडिशंस इफ एनी ड्यूरिंग द ईयर। हाँ, तो एडिशंस के लिए कुछ नहीं बोलते तो हम तो यही अज्यूम करते हैं ना, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो हम लोग उसके साथ ही कर देंगे। एंड क्लब्स लाइब्रेरी बुक्स आर रीवैल्यूड एट द एंड ऑफ द ईयर 30,000, तो 30 लिख के बैलेंसिंग फिगर डिप्रिसिएशन आ जाएगा। 60% ऑफ एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज, कुछ नहीं बोलते तो पूरा कैपिटलाइज, समझा कि नहीं? अभी 60% कैपिटलाइज बोला है तो एंट्रेंस फीस पे लिख देते हैं ना 60% कैपिटलाइज। प्रॉब्लम रीच के बाहर नहीं है, प्रॉब्लम बहुत सिंपल है ये।
यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब इसमें है ना फाइनल हो गया अपना, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, एक सब्सक्रिप्शन इनकम लेजर बनाएंगे और एक फिक्स्ड एसेट्स बनाएंगे जिसमें 3 कॉलम होंगे, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट, बाकी मैनेजेबल। चलो बनाएंगे, फटाफट कंप्लीट करना है इसको भी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3A। ये तुम लोग को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या खाली मेरे को ही आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि खाली मैं ही सीख रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ। लिखो ओपनिंग बैलेंस शीट, वर्किंग नोट नंबर 1, opening balance sheet as on 1st April 2023, 8 lines, capital fund, below this income ledger, income ledger, subscription, subscription account, ये ओपनिंग रिसीवेबल, and this is closing receivable. This is opening closing received in advance. Received in advance. Fixed assets 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lines, 3 columns on both the sides. फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, ये इनकम लेजर को वर्किंग नोट नंबर 2 लिखो, एंड फिक्स्ड एसेट्स इज वर्किंग नोट नंबर 3। और फिक्स्ड एसेट्स में तुम लोग है ना एडजस्टमेंट से लिख दो फर्नीचर इक्विपमेंट बुक्स, furniture equipment books,
To balance brought down by balance carried down. After that, go to the next page, 16 lines income and expenditure. And balance page, balance sheet. March 31, 2024 ये मेन सॉल्यूशन है. Income and expenditure account. For the year ended 31st March 24, expenditures, incomes, and balance sheet is on फर्स्ट लाइन पे कैपिटल फंड लिख दो. On the first line write capital fund. और ऊपर लिख देना यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के ऊपर इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम क्या है, इन द बुक्स ऑफ वंदना स्पोर्ट्स क्लब लिख दो ऑन द टॉप, इन द बुक्स ऑफ वंदना स्पोर्ट्स क्लब. हम लोग हमेशा पहले एडजस्टमेंट से डील करते हैं, फिर उसके बाद रिसीट्स पेमेंट्स का पोस्टिंग शुरू होता है. एडजस्टमेंट में ओपनिंग बैलेंस का डबल इफेक्ट है, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड ओपनिंग बैलेंसेस. तो पहले ये सबको ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख देते हैं. आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,200 लिखो. $10,200 और क्या है, आउटस्टैंडिंग रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी 6,500. फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स 8% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, investments in 8% government bonds, ₹1 lakh, और interest accrued is interest receivable 2,000. हाँ, इंटरेस्ट रिसीवेबल 2000 के बाद सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 18,700. रिसीव्ड इन एडवांस
कितना अमाउंट 7,000 रिसीव्ड इन एडवांस 7,000 फर्नीचर 65,500 स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 41,500 41,500 और उसके बाद लाइब्रेरी बुक्स 22,000। एक कैश बैंक के लिए जगह कम पड़ने वाली, वो एडजस्ट कर लेना। लाइब्रेरी बुक्स कितना दिया हुआ है 22,000। ये तो ओपनिंग बैलेंसेस लिख दिया। ये सब ओपनिंग बैलेंसेस का सेकेंड इफेक्ट दे देते हैं। पहला आउटस्टैंडिंग रेंट एंड सैलरी। अच्छा, आउटस्टैंडिंग रेंट और सैलरी है जो ओपनिंग क्लोजिंग दोनों ही है ना। गो टू एक्सपेंडिचर, क्योंकि हमने एक्सपेंस लेजर नहीं बनाया ना, तो एक्सपेंडिचर में लिख दो 2 सैलरी माइनस करूँ ना ओपनिंग, माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, फिर टू रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसमें भी माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ये लो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लिख दो इधर से। कितना ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 10,200 और 6,500। $10,200 6,500 हो गया लिख के। फिर उसके बाद में लाइब्रेरी साइड में एक सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है ना, ये यहाँ पे लिख दो। ओपनिंग रिसीव्ड इन एडवांस 7,000 लिख दिया। लाइब्रेरी साइड खत्म। एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट्स इन 8% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सीधा इधर ही लिख दो। इन्वेस्टमेंट्स इन 8% गवर्नमेंट बॉन्ड्स 1 लाख। इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल के लिए तुम्हें ना पीएनएल के क्रेडिट में जाओ और लिखो भाई इंटरेस्ट। करंट ईयर का जो रिसीवेबल होता है वो तो इनकम होती है, लास्ट ईयर वाला ओपनिंग माइनस करते हैं ना, माइनस ओपनिंग रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल। ओपनिंग रिसीवेबल 2,000 है, ओपनिंग रिसीवेबल इज 2,000। और क्या अपने पास। उसके बाद नेक्स्ट आइटम आ गया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, लिख दोगे 18,700। फर्नीचर 65,500 ओपनिंग बैलेंस, 41,500। बुक्स बोलो 22,000। ये लो ओपनिंग बैलेंसेस का डबल इफेक्ट दे दिया हमने सबका। अब क्लोजिंग बैलेंसेस का भी डबल इफेक्ट देना है। क्लोजिंग बैलेंस के लिए पहले आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,400 7,600, इधर आ जाओ। 12,400 एंड 7,600 पहला इफेक्ट। फिर इन्वेस्टमेंट्स लिख चुके हम लोग, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख दिया हम लोग ने। इंटरेस्ट लिख दो 2,000, क्लोजिंग रिसीवेबल 2,000 और सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 2,600। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ये रहा, रिसीवेबल ये बाजू है ना, नीचे देख लो ब्रैकेट में। एंड रिसीव्ड इन एडवांस 8,400 रिसीव्ड इन एडवांस। चलो सबका बैलेंस शीट का इफेक्ट दे देते। एक इफेक्ट हो गया क्लोजिंग बैलेंस और दूसरा इफेक्ट कैपिटल फंड के नीचे 3 लाइन खाली रख दो और लिखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सैलरी
रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोलो, 12,400 और 7,600, कितना हो गया? 20,000 ना, 12,400 एंड 7,600। फिर ये लिख दिया इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट 2,000, इंटरेस्ट रिसीवेबल 2,000, फिर 20,600 का रिसीवेबल और 8,400 है क्या एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। लो, ओपनिंग बैलेंस का डबल इफेक्ट, क्लोजिंग बैलेंस का डबल इफेक्ट दे दिया, और एडजस्टमेंट और भी है मेरे पास, ये भी तो एडजस्टमेंट्स ही है, लेकिन क्या है, डेप्रीसिएशन हमेशा लास्ट में, डेप्रीसिएशन कभी भी पहले नहीं। हाँ, क्लब्स लाइब्रेरी बुक्स एट द एंड ऑफ द ईयर वैल्यूड एट 30,000, ये लिख सकता हूं मैं, क्लोजिंग बैलेंस है लाइब्रेरी बुक्स का 30,000, लाइब्रेरी बुक्स में जाओ, क्लोजिंग बैलेंस 30,000, सेकेंड इफेक्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट, लाइब्रेरी बुक्स लिख दिया क्लोजिंग बैलेंस, और फिर 60% एंट्रेंस फीस, वो तो वहां पे लिख रखा है ना, तो अब अपना खाली डेप्रीसिएशन ही बाकी है और एडजस्टमेंट हमने कर ली। अब रिसीट्स पेमेंट्स पोस्टिंग करते हैं, बोलो ओपनिंग बैलेंस गोज टू विच बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दो 40,700 कैश बैंक, कैश बैंक 40,700। फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन पे डॉट है ना, ये रिसीट साइड है ना, रिसीट साइड है, ये कैश बैंक अकाउंट है, रिसीट साइड है तो कैश बैंक डेबिट ही होगा ना, क्या एंट्री बन जाएगी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, जाओ सब्सक्रिप्शन के क्रेडिट में जाके लिख दो बाय कैश बैंक, सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट में लिखोगे बाय कैश बैंक 2,95,000, और फिर उसके बाद एंट्रेंस फीस के लिए बोला है 60% कैपिटलाइज्ड, तो 50,000 का 60% कितना हो गया 30,000, बैलेंस शीट में जाओ और लिखो एंट्रेंस फीस, जो कैपिटलाइज है वो ऐड टू कैपिटल फंड, और बाकी 20,000 इनकम में जाएगा, इनकम में लिख दोगे बाय एंट्रेंस फीस, $20,000। आफ्टर एंट्रेंस फीस क्या है, मिसलेनियस इनकम, जाने दो कहां पे, इनकम साइड, दैट्स P&L क्रेडिट बाय मिसलेनियस इनकम, बाय मिसलेनियस इनकम, कितना मिसलेनियस इनकम 19,850, और उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, तो ये तो हमने P&L के क्रेडिट में लिखा ही है ना, ये रहा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, आउटर कॉलम 8,000 ही हो जाएगा, हो गया रिसीट साइड कंप्लीट। पेमेंट साइड सैलरीज रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी लिख दो 1,55,000 और 69,750, बाहर निकालो 1,55,000 को, 157
157 200. What about this rent? 70 350 70 350 850. चलो फिर उसके बाद देख लो, रेंट के बाद ये लाइब्रेरी बुक्स की एंट्री आएगी ना, ये दोनों एसेट है ना. सो लाइब्रेरी बुक्स इन शॉर्ट फिक्स्ड एसेट्स टू कैश बैंक, फिक्स्ड एसेट्स टू कैश बैंक. हमने अकाउंट बनाया. सो कैश बैंक में लिखो, एक तो लिखो बुक्स 10,500, 10,500 की तो बुक्स है. There's a books of 10,500.